सारे केस को इसकी सारी गुत्थियाँ जो है सुलझाने में कामयाब हो चुके हैं। एहसन शाह है, उसकी मुखबरी साथ शामिल है। बेसिकली जो मलिक सुहेल है ये इसका एहसन शाह का मोहल्लेदार था और तीफी भट्ट का दोस्त था। ये जो नॉन वेरीफाइड चीज़ें वो ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देती हैं। वेरी नेक्स्ट सेकंड से पुलिस ने इसको बड़ा प्रोफेशनली और बड़ा टेक्निकली और बड़े अच्छे अंदाज से लेके चली है। तीफी भट्ट साहब को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया या उनको सुराग नहीं लगाया गया। चोरी करके चोर नहीं मानता तो ये तो फिर एक इतना बड़ा कत्ल है। वो वकूए के बाद जो है वो पाकिस्तान से फरार हो गया था। तो ऐसी सूरत हाल में पुलिस अपनी एफर्ट पूरी कर रही है। अगर एहसन शाह ना बिकता या एहसन शाह जो है वो ना ये हरकत करता तो मेरा ख्याल है कि जी ये वकूआ जो रूनमा होने से बच सकता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बात के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरम अब्बास। आज हम मौजूद हैं लाहौर के उस थाने में जहां पे अमीर बेलाज कत्ल केस का मुकदमा दर्ज किया गया था। हमारे साथ इस थाने के SHO नासिर साहब मौजूद है। इनके साथ तफसीली गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इस केस का आगे क्या लाहे अमल होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इतना हाई प्रोफाइल केस है, नैरो डाउन कितना किया गया इस केस को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया और इस बाबत में केस में बात करने के लिए मौका दिया। ये जिस तरह से आपको पता है कि जी ये 18 फरवरी का वाक़या है जी। उसमें शादी के फंक्शन के बाद जो है फायरिंग करके अमीर बेलाज टीपू को जो है वो कत्ल कर दिया गया था। तो इसमें पुलिस ने वेरी फर्स्ट डे अपना जो है वो काम स्टार्ट कर दिया था और जैसे ही इस कत्ल की बाबत पुलिस को इतला मिलती है, हम सारे मौका पे पहुँचे हैं। फोरेंसिक साइंस एजेंसी, बाकी सारी जो टेक्निकल टीम्स हैं वो सारी मौका पे पहुंची और जो मजरूब था उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, जो कि ज़ख्मों के ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया और जाँ बहक हो गया। उसके बाद जी जब पुलिस को मौके से जो शवाहद मिले उसमें एक डेड बॉडी थी जो कि उस शूटर की थी, जो कि अपने ही साथियों के फायरिंग से जो है वहाँ पे हलाक हुआ था। उसके पास से फिर पुलिस को वहाँ पे टेक्निकल एविडेंसेस के तौर पे मोबाइल मिलता है, प्लस उसके जो आइडेंटिफिकेशन है वो पता चलती है। और इस केस की जो है वो चूँकि एक ये हाई प्रोफाइल केस था और बड़ा इम्पॉर्टेंट केस था, इस सिलसिले में इसकी मुख्तलिफ एंगल से इसकी तफ्तीश जो है वो की जाती रही। सबसे पहले जो बेसिक इसमें चीज़ थी वो सेफ सिटी के कैमरा से हमने मदद ली है कि जी जो शूटर्स थे वो आए कहाँ थे, कहाँ से थे, अगर वो गए हैं तो किस रास्ते से वापस गए हैं। प्लस उसके अलावा टेक्निकली जो हमारी जो टेक्निकल टीमें हैं उन्होंने उसके मोबाइल को फोरेंसिक्स किया। उसके अलावा जो उसका जो वहाँ से जो पर्स मिला उसमें से जो कार्ड्स वगैरह मिले उनका फिर हमने एनालिसिस किया। उससे ये पता चला कि ये जब वहाँ पे जो डेड बॉडी पड़ी हुई है ये अकेला बंदा नहीं था, इसके साथ दीगर लोग भी शामिल थे। चूँकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था, इस बेसिस पे फिर इसको प्रॉपरली देखा गया, प्रॉपरली इस पे काम किया गया। तो इसमें बड़े अस्टॉनिशिंग और बड़े हैरान कुन जो है वो इंकशाफात सामने आए। इसमें जो सबसे पहली जो चीज़ थी वो अनलकीली कहा जाए तो सबसे पहले जो उसका एक इंतहाई करीबी दोस्त जो था एहसन शाह है, उसकी मुखबरी साथ शामिल है, उसकी साथ सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयरिंग शामिल है। उसके बाद फिर जो है जो मौके पे जो शूटर जो मरा था मुज़फ़्फ़र शाह, उसका जो लिंक्स हैं वो तीफ़ी भट्ट से जो है वो डायरेक्टली उससे मिले। फिर उसके अलावा तीफ़ी भट्ट के अलावा एक आपके सामने जो है वो किरदार होगा मलिक सुहेल नामी। बेसिकली जो मलिक सुहेल है ये इसका एहसन शाह का मोहल्लेदार था और तीफ़ी भट्ट का दोस्त था। इसी ने ही एहसन शाह को बलाज से तोड़ के लालच दे के अपने साथ शामिल किया था कि तुम इन्फॉर्मेशन दोगे और प्लस 50 लाख रुपया उसने इसको दिलवाया तीफ़ी भट्ट से, जो कि अभी रिकवर भी हो चुका है और सारे इंकशाफात भी सामने आ चुके हैं। अभी एहसन शाह जो है वो भी अरेस्टेड है, मलिक सुहेल जो है वो भी गिरफ़्तार है। प्लस इन्होंने जो किराए की रेंट की गाड़ी ऊबर करीम से जो गाड़ी ली थी उस गाड़ी का जो ड्राइवर है वो भी सामने आ चुका है। इसमें मेन जो मुज़फ़्फ़र था उसके साथ दीगर जो 2 लोग शामिल थे, हारून और एक बिलाल नामी लड़का जो था। बेसिकली जो बिलाल है ये बिलावल जो है ये है इसका क्या इसका नाम है तीफ़ी भट्ट का दूसरी जो वाइफ है उसका भतीजा है जी, वो भी इसमें अभी मतलूब है। इसके अलावा जो इसके साथ जो दूसरा शूटर था हारून जो है वो भी अभी मतलूब है। तो इस पे डे फर्स्ट से बल्कि वेरी नेक्स्ट सेकंड से पुलिस ने इसको बड़ा प्रोफेशनली और बड़ा टेक्निकली और बड़े अच्छे अंदाज से लेके चली है, जिससे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है सारे केस को इसकी सारी गुत्थियाँ जो है सुलझाने में कामयाब हो चुके हैं। सर, देखा जाए कि पुलिस ने बहुत जल्दी नैरो डाउन करके एहसन शाह को पकड़ा। आई थिंक इसके वाक़े के रोनुमा होने के चौथे दिन बाद ही एहसन शाह गिरफ्तार हो गया था। ये एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी आवाम को लेके कि उसका एक बहुत ही करीबी साथी जो इस केस में मुब्तला है
एक ख़बर जो बड़ी ज़्यादा गर्दिश की जा रही थी कि एहसन शाह की जो है ना टिंड कर दी गई है, इसमें कितनी सदाकत है? जी, इसमें ऐसी कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो एहसन शाह के हवाले से ऐसी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया पे आपको पता मुख्तलिफ़ चीज़ें जो वो गर्दिश करती रहती हैं, जिसमें से कुछ सर्टिफाइड होती हैं, कुछ अनवेरीफाइड होती हैं। जो नॉन वेरीफाइड चीज़ें वो ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देती हैं। तो बेसिक जो इस टेंड करने से या ना करने से ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो ये है कि उसका एक जिगरी यार, एक उसका बाएतमाद दोस्त और 24 घंटे उसके साथ रहने वाला और बचपन का दोस्त जो है वो बिक गया है चंद पैसों की खातिर, जिसने कि उसके कत्ल की राह हमवार की, तमाम मुखबरी दी, तमाम इन्फॉर्मेशन दी। और अगर एहसन शाह ना बिकता या एहसन शाह जो है वो ना ये हरकत करता तो मेरा ख्याल है कि जी ये वक़ुआ जो रूनमा होने से बच सकता था जी। सर अगर देखा जाए तो एहसन शाह के बयान सामने आए, इस केस के एक मंथ बाद तीफी भट्ट के बयान सामने आए। अगर आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन देखी जाए और तीफी भट्ट साहब के बयान देखे जाएँ तो इसमें तो दोनों में सदाकत ही नहीं नज़र आ रही। वो कह रहे हैं मेरा एहसन शाह के साथ कोई लिंक ही नहीं है किसी तरफ से, पुलिस इसको सही से इंटेरोगेट करे, मैं बयान देने के लिए तैयार हूँ। जी, इसमें गुजारिश ये है कि कभी भी ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि कभी भी कोई बंदा चोर जो है वो चोरी करके चोर नहीं मानता तो ये तो फिर एक इतना बड़ा कत्ल है। और तीफी भट्ट कोई आम कातिल या एक आम शूटर या एक आम बंदा नहीं है, वो एक प्रोफेशनल आदमी और उस पर पहले भी इस तरह के काफ़ी मुकदमात हैं और इन चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहा हुआ है और सारे उसने ये काम किए हुए हैं, सारे पापड़ उसने बेले हुए हैं। तो इसमें पुलिस जो वो टेक्निकली चीज़ों को लेके चल रही है। देखिए बात यह है कि इंसान की जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो तो झूठ बोल सकती है, लेकिन जो टेक्निकल एविडेंसेस जब आपस में उसकी चेन कड़ी से कड़ी मिलती जाती है तो वो उसमें किसी भी सूरत में उसको जुटलाया नहीं जा सकता। इस बात से कतई नज़र के तीफी भट्ट क्या बयान दे रहा है, पुलिस के पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं, पुलिस के पास टेक्निकल एविडेंसेस मौजूद हैं, हमारे पास जो वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं, प्लस एहसन शाह और मलिक सुहेल और दीगर जो लोग हैं जो इसमें सारे अभी तक अरेस्ट हैं, उन तमाम के इवन इकबाली बयानात मौजूद हैं। सारे केस की प्लानिंग का पूरी जो है वो डिग आउट हो चुकी हुई है। तो इसमें तीफी भट्ट के मेरा ख्याल है बयानात कोई हैसियत नहीं रखते। डेफिनेटली वो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है और इस कत्ल का बेनिफिशरी भी वही है और बिला वजह एक शरीफ आदमी को, एक बेगुनाह आदमी को उसने कत्ल किया हुआ, तो वो अपने कत्ल को छुपाने के लिए डेफिनेटली इस तरह के बयानात जो वक्तन फ़क्तन देता रहेगा और ये कोई नई बात नहीं है, ये तो उनका पुराना काम है जी। सर जैसे कि आपने कहा कि चोर कभी चोरी करके मानता नहीं, लाहौर में आज भी जैसे इस केस में शूटर्स का इस्तेमाल किया गया, तो लाहौर में अभी भी शूटर्स मौजूद हैं जो चंद हज़ारों रुपए लेके और एक इतने बड़े हाई प्रोफाइल बंदे को इजीली शूट कर देते हैं। जी, इसमें गुजारिश ये है कि इसमें पुलिस प्रॉपरली वर्क करती रहती है। कोई भी जो जुर्म है ना जी, ये इंसान की इब्तदा से लेके क़यामत के बिगल जो है वो उस तक बजने तक जो है वो तब तक जो है वो जुर्म होता रहेगा। जो पुलिस है इसको ट्रेस करती रहेगी, पकड़ती भी रहेगी। डेफिनेटली जो काम बंदा खुद नहीं कर सकता उसके लिए फिर वो आप उसको शूटर का लफ्ज़ दे लें, अपने दोस्तों का लफ्ज़ दे दें, अपने मुलाजमीन का लफ्ज़ दे दें। बेसिकली शूटर्स तो एक अलहदा लफ्ज़ है। जो मुज़फ़्फ़र शाह है उसका ज़ाती गनमैन था, बाकी जो लोग हैं बिलावल जो है उसका रिश्तेदार है, उसकी दूसरी बीवी का भतीजा है, इसके अलावा जो हारून है वो भी उसका पर्सनल बंदा है। तो एहसन शाह ही है जो बाहर से उसने तोड़ा है और वो भी पैसों की एवज़, बाकी तो सारे उसके करीबी लोग हैं। इसमें प्रॉपर प्रोफेशनल शूटर्स जो हायर करने वाली बात है ऐसी नहीं है। शूटर्स को हम इस सेंस में अगर लें कि सिर्फ जी किराए का कातिल ही शूटर होता है तो वो नहीं है। इसमें शूटरों की भी मुख्तलिफ इकसाम है। एक बंदा वो है जो खुद कोई काम नहीं कर सकता, अपने भाई को कह देता, भतीजे को कह देता, अपने मुलाजम को कह देता, अपने दोस्त को कह देता। तो वो जो भी बंदा खुद काम नहीं करता किसी दूसरे से करवाता है, डेफिनेटली वो चाहे वो हायर करके करवाए, पैसे दे के करवाए, ताल्लुकदारी में करवाए, तो वो दूसरे बंदे को यूज़ करता है, तो उसके लिए शूटर की ही टर्म यूज़ की जाती है। सर जैसा कि आपने बताया कि पुलिस ने बहुत ज़्यादा सारी इंटेरोगेशन को नैरो डाउन कर लिया गया है टिफ़ी, बट आपने कहा कि हमारे पास काफ़ी ऐसे शवाहिद हैं, वीडियोज़ हैं, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, वॉइसेस वगैरह हैं, इतना सब कुछ नैरो डाउन हो गया, तो टिफ़ी भट्ट साहब का अभी तक सुराग क्यों नहीं लगाया? जी, इसमें डेफिनेटली वो चूँकि वो वक़ूए के बाद जो है वो पाकिस्तान से फ़रार हो गया था, तो ऐसी सूरत हाल में पुलिस अपनी एफ़र्ट पूरी कर रही है और इसमें इसका लीगल प्रोसेसेस जो हैं वो कंप्लीट करने के बाद उसको वापस भी लाया जाएगा जहाँ पे भी है और उसको कैफ़रे किरदार तक भी कानूनी तौर पर पहुँचाया जाएगा। और सारे शवाहिद जो हैं, सारे एविडेंसेस जो हैं और सारे गवाहान के बयानात और बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये कोर्ट ऑफ लॉ के सामने रखी जाएंगी, तो उसमें पुलिस जो है इंशाल्लाह उसको सज़ा दिलवाने में कामयाब लाजमी होगी। सर देखा जाए तो इस केस में अभी तक
एहसन शाह की फैमिली में से किसी के भी बयानात नहीं आए, और अगर अमीर बेलाज की फैमिली की बात की जाए तो उनके भी कोई बयानात सामने नहीं आए जा रहे। क्या ये पुलिस की जानिब से उनको कहा गया कि कोई भी बयानात नहीं देने? नहीं, इसमें बात यह है कि उनकी वक़्त नहीं है ना जी। एहसन शाह खुद मुल्ज़म है, दैट्स एनफ। वो बयान दे रहा है, वो दैट्स एनफ। उसकी फ़ैमिली के बयानात की वक़्त नहीं है, अहमियत नहीं है। बाकी साइड बाई साइड जो भी बयानात वो देते रहे, उसका ना तो उसका इस केस से ताल्लुक़ होगा, ना इसकी मिसल से ताल्लुक़ होगा, ना इसकी तफ्तीश से, ना इस सज़ा से ताल्लुक़ होगा। वो कोई भी बयानात देते रहे, वो सच्चा बयान दें, झूठा बयान दें, जो भी करें, ABCD कुछ भी करेंगे, उसकी वैल्यू नहीं है। और ना ही पुलिस की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर है जी आपने बयान देना है या नहीं देना। ज़रूरत नहीं है ना जी पुलिस को किसी भी इस मामले में। सेकेंडली जो है वो अमीर बलाज की बात अगर कर लें तो अमीर बलाज की भी फैमिली को उन्होंने अपना केस जो है वो FIR दर्ज कर दी हुई है, और वो 110% जो है पुलिस की वर्किंग से सेटिस्फाइड हैं। ऑपरेशन विंग जो है प्रॉपरली उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह से जो हमारा जो ऑपरेशन विंग है इसमें उनको ट्रेसिंग भी कर रहा है, बंदों को पकड़ भी रहा है। हम उसमें ये जो उनको प्रॉपरली सिक्योरिटी भी उसके बाद प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी किस्म के बयान देने की। जब पुलिस उनसे पूरी कोऑपरेशन में चल रही होगी, हमारे IG साहब का, हमारे CCPO साहब का, हमारे DA साहब ऑपरेशंस का, इसमें बड़ा वाज़िया सा मैसेज और बड़ा वाज़िया सा हुक्म है कि जी बदमाशी जो है किसी सूरत नहीं होने देनी और किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं होने देनी। बाकी जो क्राइम हम एलिमिनेट करते हैं जी, चोरी है, डकैती है, इसी तरह से बाकी जो चल रहे तो उसमें से जो सबसे संगीन जुर्म जो कत्ल है, इसके लिए पुलिस जो है, हम जो है सारे अपने अफसरान के अहकामात के मुताबिक वर्क कर रहे हैं। और चूँकि पुलिस अपना वर्क जो है वो अच्छे अंदाज से कर रही है, इस वजह से उसकी फैमिली को बयान देने की कोई ज़रूरत नहीं पेश आ रही। सर नासिर साहब, आपने इस केस को बड़ा करीब से देखा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पुलिस के हमारे जो इदारे हैं, माशाल्लाह इतने हाई प्रोफाइल केस में एक मुलजिम जो नामजद है उसका सुराग नहीं लगा सके, और वो एक निजी चैनल को आके एक आधे घंटे का इंटरव्यू दे जाते हैं कि हमारे इदारे इतने नायल हो चुके हैं कि उसको तीफी भट्ट साहब को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया या उनका सुराग नहीं लगाया गया और उनको वतन वापस नहीं लेके आया गया। मैं इसमें बताता हूँ। मैं इसमें ना बात यह है कि कोई भी लीगल प्रोसेस जो है ना जी, वो अडॉप्ट करते हुए एक उसमें प्रॉपर टाइम लगता है, वक्त लगता है। एक बंदा जो है वो कत्ल करके फ़रार हो गया है, मुल्क से बाहर चला गया, तो डेफिनेट उसको वापस लाने के लिए उसके रेड वारंट्स इशू करवाने पड़ेंगे। उसमें पूरा कानूनी जो है एक प्रोसेस करना पड़ेगा। इंटरपोल को उसमें साथ में इन्वॉल्व करना पड़ता है। पुलिस की जो टीम है वो डेफिनेटली फिर बाहर जाएगी, सारा कुछ करेगी। लेकिन चूँकि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इस पर प्रॉपर टाइम लगता है। जिस तरह से ऐसा ही है कि जी एक पुलिस ऑफिसर है, उसके सामने ही एग्जैक्टली दूसरा बंदा कत्ल कर देता, तो उसको फौरी तौर पर तो फांसी के फंदे पे नहीं लटकाया जाता ना जी। पहले FIR दर्ज की जाती है। FIR दर्ज होने के बाद पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम के बाद सारी एविडेंसेस हम कलेक्ट करते हैं। सारी एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद बयानात वगैरह इकट्ठे करते हैं, चालान मुरतब होता है। उसके बाद फिर कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट किया जाता है, मुलज़म को गिरफ़्तार किया जाता है, जेल में भिजवाया जाता है। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें पुलिस है, इसमें प्रोसिक्यूशन है, इसमें कोर्ट्स हैं, इसमें जेल्स हैं, ये सारा जो प्रोसेस है जो वो चलता है। चलने के बाद फिर जो है किसी मुलज़म को सज़ा होती है। इसी तरह से इस मामले में भी चूँकि वो कत्ल करने के बाद फ़रार हो चुका हुआ है, एक दफ़ा वो बाहर चला गया, ट्रेस है, ये नहीं है कि जी वो ट्रेस नहीं है, वो ट्रेस भी किया जा चुका हुआ है। उस पर वर्किंग भी प्रॉपरली चल रही है, तो हम उसको प्रॉपरली लेके चल रहे हैं। बस लीगल प्रोसेस जो है जैसे ही कंप्लीट होगा वो इंशाल्लाह जेल की सलाखों के पीछे होगा और उसको हम कानूनी तौर पर सज़ा लाजमी दिलवाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे थाना चूंग के SHO, जहाँ अमीर बेलाज कत्ल केस का मुकदमा दर्ज किया गया। इन्होंने तफसीली गुफ्तगू की। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने होस्ट सैयद अरहम अब्बास को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक न्यू स्टोरी में।